Hello everyone. Today we will discuss about the chapter number 4, globalization. This chapter is in your economics class 10th. Now have you understood what do you mean by globalization? अच्छा, इससे पहले ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को. आपने अपने सराउंडिंग कार, व्हीकल्स और मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, पर अगर हम पहले की बात करें, जब हम छोटे थे तो मैंने इतने सारे व्हीकल्स, इतने ब्रांडेड व्हीकल्स नहीं देखे थे. सबसे पहले जो लग्जरियस कार के अंदर चलती थी वो एम्बेसडर चलती थी. एम्बेसडर के अलावा और कोई कार ही नहीं दिखाई देती थी हमें रोड पर, या हम पुरानी मूवीज़ देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही कार दिखाई देगी. तो ये सब कि हमें इतनी सारी चॉइस कैसे मिली, तो वो मिली ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी मार्केट हैं उनको इंटीग्रेट कर देना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट. इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट यानी जितने भी मार्केट है, भले ही वो जो प्रोडक्शन है वो जापान में हो रहा हो, भले ही वो प्रोडक्शन चाइना में हो रहा हो, भले ही वो प्रोडक्शन अमेरिका में हो रहा हो, ये सारे प्रोडक्शन कहीं भी हो रहे हो, पर वो सारे वर्ल्ड के जितने भी डोमेस्टिक मार्केट हैं उनमें वो गुड्स अवेलेबल होंगी. दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. अमेरिका में फोर्ड कंपनी है, वो अपनी कार यहाँ पर सेल करती है और हम लोग खरीदते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. चाइना का इतना सारा प्रोडक्ट है जो चीज़ें हम यहाँ पर इजीली परचेज कर लेते हैं, हमारे मार्केट में अवेलेबल है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. अब हम इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हाउ द वर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. अब बेटा आपने देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, यह ग्लोबलाइजेशन का जो इम्प्लीमेंट किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं एमएनसीज. ये एमएनसीज क्या हैं? एमएनसीज हैं मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज. अब ये अपना वर्क कैसे करती हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपना वर्क कैसे करती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखो, मल्टीनेशनल कंपनी यानी ये कंपनीज ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठाने के लिए अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, यानी अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहती हैं. तो जब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहती हैं तो वो लोग जहाँ पर चीपेस्ट जो चीज़ मिलती है वहीं पर अपनी ब्रांच सेटअप कर देती. मान लीजिए कहीं पर चीपेस्ट उन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है तो उन्होंने वहाँ पर अपना ब्रांच सेटअप कर लिया. कहीं पर कॉल सेंटर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए स्टाफ चीपेस्ट मिल रहा है तो वहाँ पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खोल दिया. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक ये जापान की कोई भी कंपनी है, मान लो जापान की मारुति सुजुकी कंपनी है. मारुति सुजुकी कंपनी है. अब सुजुकी ने अपना, इंडिया में आयरन ओर बहुत है, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर आयरन बहुत है, तो उसने अपनी ब्रांच को यहाँ पर सेटअप कर दिया. अब सुजुकी की डिमांड सऊदी अरेबिया में बहुत सारी है, तो उसने अपना सेल्स मार्केट, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो यहाँ इंडस्ट्री सेटअप कर दी और अपनी सेल्स मार्केट की जो सेल है उसके लिए कहाँ पर गया हुआ? सऊदी अरेबिया. अब कॉल सेंटर के लिए मान लो उसे बांग्लादेश बहुत इजी पड़ता है और वहाँ चीपेस्ट लेबर है, तो उसने अपने जो कॉल सेंटर्स बनाए वो यहाँ पर बना दिया. इट मीन्स इंटरलिंकिंग बिटवीन द कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. Interlinking between the countries and integration of the market is called globalization, and MNCs play important role for globalization. और MNCs अपना वर्क कैसे करती है, तो आपको समझ में आ गया कि MNCs अपना सेटअप करती है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग ब्रांच. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि इंडिया में MNCs कंपनी कैसे वर्क करती है. तो इंडिया के अंदर देखो वो 4 तरीके से काम करती है. या तो वो सबसे पहले कोई डोमेस्टिक इंडस्ट्री परचेज कर लेती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री परचेज करेगी. ऐसी कोई इंडस्ट्री जो लॉस में चल रही हो और वो बेचना चाहता हो, तो ऐसी इंडस्ट्री को
परचेज कर लेती है एमएनसी कंपनी, क्योंकि उसे जो बेसिक सेटअप है वो एज इट इज़ उसे मिल जाता है, बस वो अपनी टेक्निक्स चेंज करती है और वहाँ प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। तो आपने एक नाम सुना होगा कारगिल के नाम से। कारगिल के नाम से एग्रो फूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, मतलब हमारा जो खाने वाला रिफाइंड ऑयल है वो एक कंपनी है। इस कंपनी ने एक जो लॉस में एक कंपनी जा रही थी इंडिया में, उसको खरीद लिया। वो ऑयल कंपनी थी और वो बंद होने की कगार पर थी, तो कार्गो ने उसे परचेज कर लिया। आज कार्गो इतनी सक्सेसफुल है कि वो एक दिन में 2 मिलियन पाउचेस सेल करती है पूरे कंट्री में। तो इस तरह की परचेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज परचेज कर लेती है इंडस्ट्री। दूसरा, या तो वो छोटे कॉन्ट्रैक्टरों से कांटेक्ट करती है। मान लो उसने क्या किया, एमएनसीज ने छोटे कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स, और वो अपने यहाँ के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, और ऐसे कर कर वो सामान बनता है। स्पेशली इन गारमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे, यहाँ पर एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली, वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गारमेंट की बात करूँ तो क्या करता है कि मान लीजिए जापान एक एमएनसी कंपनी है, जापान में 1500 स्कर्ट जानी है, 1500 स्कर्ट जानी है, तो 1500 स्कर्ट के उसने इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दे दिया। अब उसने इस लोकल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट दे दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं, जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे कहेगा कि तुम 500 मेरी स्कर्ट बना देना, तुम 1000 बना देना, और वो इसको बनाकर ये यहाँ के लोकल जो हमारे घरों में सिलाई करती है उनको दे देगा, और उनसे ये कलेक्ट करेगा और इनसे यहाँ जाएगी और इसके पास चले जाएगी। तो इस तरीके से काम करते हैं। ये ज़्यादातर जो ये वाला जो फंक्शन है जो एमएनसीज करती हैं, ये कहाँ पर करती हैं, ये स्पेशली गारमेंट्स में करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये हो गया कि एमएनसीज कैसे वर्क करती हैं। अच्छा, अब किसी भी फॉरेन कंपनी कोई भी डोमेस्टिक या इंडिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी, इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, तो डैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम कर सकते हैं। अब फॉरेन ट्रेड है, और फॉरेन ट्रेड के साथ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से हमें फ़ायदा क्या हो गया, हमें इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से क्या फ़ायदा हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ वो हुआ कि हमें चॉइसेस मिली। आज हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई सामान खरीदना है तो हमें बहुत सारी कंपनी के ब्रांड मिलते हैं, तो हमें चॉइस करने के चांसेस मिलते हैं। दूसरा, हमें क्या मिला, इसके साथ हमें फॉरेन ब्रांड हमारी डोमेस्टिक मार्केट में मिल गया, हमें फॉरेन ब्रांड हमारे डोमेस्टिक मार्केट में मिल गया। तीसरा हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हुआ कि देखो, जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, और कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। कंज्यूमर को चीज़ें, जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सामान सस्ता, चीप रेट पर अच्छी क्वालिटी मिलेगी, चीप रेट होगी और गुड क्वालिटी का सामान मिलेगा, क्योंकि अगर जो ख़राब क्वालिटी का होगा वो बिकेगा ही नहीं। तो चीप रेट और गुड क्वालिटी का हमें सामान मिला। तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का ये काफ़ी बार बोर्ड में भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रेशन मार्केट। तो इंटीग्रेशन मार्केट से हमें ये चार फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हमें चॉइस, कंज्यूमर को चॉइस मिलती है, फॉरेन ब्रांड डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से चीप रेट पर गुड क्वालिटी का गुड्स मिलती हैं। अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ और उसे नई टेक्निक्स पता चली।
प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा हुआ बेटा? प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है कि उसे नई टेक्निक्स पता चली, दे न्यू टेक्निक्स, और जब वो नई टेक्निक से जब वो प्रोडक्शन करेगा तो न्यू टेक्निक से प्रोडक्शन करने से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्रॉफिट कम होगा और कॉस्टिंग मिनिमाइज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कॉस्टिंग मिनिमाइज होगी। यानी जितनी एडवांस टेक्निक से हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, जो कॉस्टिंग आती है वो कम आती है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल पाता है। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था कि लिबरलाइजेशन क्या है। बेटा लिबरलाइजेशन, लिबरल मीन्स क्या होता है? लिबरलाइजेशन यानी देखो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल लिबरलाइजेशन से ही है। लिबरल होना, लिबरल यानी कि हम हमारे रूल रेगुलेशंस जो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी जो हमने बहुत स्ट्रिक्टली बनाई थी उनमें हमने रिलैक्सेशन कर दिया। देखो बेटा 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया। 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंट होने के टाइम पर हमने क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने करीबन 200 ईयर रूल किया, तो सबसे पहले किस लिए आए थे यहाँ पर? ट्रेडर बनकर। तो ये जो हमारे पॉलिटिशियन लीडर थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर अगर कोई ट्रेड करने आया तो फिर से हमें कोई कॉलोनी बना लेगा। तो इसलिए हमने हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट बनाया था जिससे कोई दूसरा कंट्री हमारे यहाँ पर आ ही ना सके। तो अब हमने हमारी उसकी वजह से दूसरा रीज़न ये भी था कि हमारी यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इतनी वीक थी कि अगर फॉरेन या एडवांस कोई कंट्री आ जाता तो उसके सामने कंपटीशन फेस कर ही नहीं पाती और वो ख़त्म हो जाती। इसलिए हमने हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ और हमने जो ट्रेड बैरियर्स लगाए, जो टैक्सेस इम्पोज करे वो बहुत हाई थे, जिससे कि अगर कोई सामान अगर यहाँ आता भी है तो वो 3 से 4 गुना उसकी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए अब हमने ग्लोबलाइजेशन को सेटअप, अब ग्लोबलाइजेशन हमने क्यों सेटअप किया? क्योंकि हमें करीबन ये 1991 में फॉरेन पॉलिसी आई और 1991 में फॉरेन पॉलिसी आई तो ये बात समझ में आ गई थी कि 1991 में हमारी कंट्री करीबन 30-40 साल में इतनी मजबूत हो गई थी कि हम फॉरेन जो इंडस्ट्री से उनसे कंपटीशन फेस कर सकते थे। तो इस टाइम पर हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर हम ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेकर आए। अब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर, रिमूविंग ट्रेड बैरियर। अब ये ट्रेड बैरियर क्या है? टैक्सेस, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं उनको हमने रिड्यूस किया। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने, क्योंकि अगर ये इम्पोज नहीं होती तो क्या फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्री परचेज कर सकती थी? आज निमराना में जापान जोन है, क्या जापान की कंपनी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकती थी और यहीं पर बेच रही है? तो ये सिर्फ और पॉसिबल हुआ लिबरलाइजेशन से, जब हमने हमारे ट्रेड बैरियर्स हटाए, हमने टैक्सेस कम कर दिए, बिल्कुल मिनिमम कर दिए, और हमने फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर क्या किया? इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। उससे हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि हमें नई टेक्निक्स के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स या इंपोर्ट ड्यूटीज़ को, या ट्रेड टैरिफ वर्ड भी आता है, ट्रेड टैरिफ को हटा देने को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अच्छा, अब हमारे जो पॉलिसीज़ बनी कि लिबरलाइजेशन मतलब ये होगा, ग्लोबलाइजेशन में ऐसा काम करेंगे, तो ये सबसे पहले इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है कि पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्री ऐसे कर रही है कि सबने ट्रेड हटा दिया। तो अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी चेंज करना होता है कोई पॉलिसी में, तो कौन करता है? तो उसके लिए चेंज करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन NTSC में बहुत बार आता है कि WTO की जितनी भी LPG जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, इनके पॉलिसीज़ को कौन ऑब्जर्व करता है? तो WTO करता है।
WTO का जो बना था, WTO वो कब बना और उसकी कितनी कंट्रीज उसके अंदर हैं। तो WTO के अंदर करीबन 165 कंट्रीज हैं, ठीक है। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है? 165 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। साथ में जो WTO है वो कुछ रूल्स हैं जो कि सब पे फोर्सली ये कहता है कि उनको इम्प्लीमेंट सारे करने हैं। जिन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन LPG पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग सारे के सारे सेम रूल रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को के ऊपर प्रेशराइज करता है, फोर्स करता है कि वो ट्रेड बैरियर्स रिमूव करे। तो ध्यान रखना ये इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पर फोर्स करता है कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करें। अब इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो इंडिया के अंदर फूड एग्रो कंपनीज पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया फॉरेन कंपनीज ने। आज भी हमारे फूड से रिलेटेड जैसे चिप्स है, अंकल चिप्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये एक फॉरेन कंपनी है। जितने भी चॉकलेट्स हैं वो सारी हैं, बिस्किट्स हैं, डिटर्जेंट है, सोप है, इनके अंदर फॉरेन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया। शैम्पू है। दूसरा कि हमारे यहाँ पर सर्विसेज भी जनरेट हुई। दूसरा MNCs कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया ऑटोमोबाइल कंपनीज में। ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो जितने भी मैन्युफैक्चर करती हैं 2 व्हीलर्स करती हैं 4 व्हीलर्स, उनको हम कहते हैं MNCs कंपनी। जैसे फोर्ड है, मारुति सुजुकी है और रेनॉल्ट है, ये सारी की सारी फॉरेन कंपनीज हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो सेल फोन के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फास्ट फूड में, बैंकिंग के अंदर, इनके अंदर MNCs कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिला। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा कि यहाँ पर क्या मिला कि यहाँ पर हमें ग्लोबलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ की टॉप इंडियन कंपनी जितनी भी टॉप इंडियन कंपनी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? MNCs में। आप बता सकते हो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कंपनीज जो MNCs में कन्वर्ट हुई? वो किस में कन्वर्ट हो गई? MNCs में। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट एंड ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये सारी की सारी MNCs कंपनीज में कन्वर्ट हो गई। यानी इन कंपनीज ने भी अपना जो ब्रांड है और अपनी यूनिट्स हैं वो फॉरेन में इस्टेब्लिश करी। आज रिलायंस का ऑफिस USA में है। आज रिलायंस अपना प्रोडक्शन फॉरेन में भी कर रहा है। तो फॉरेन में कोई भी प्रोडक्शन करता है दैट कन्वर्ट द MNCs कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा कि हमें यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, सर्विसेज क्रिएट हुई। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉल सेंटर्स हैं वो हमारे यहाँ पर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चीपेस्ट लेबर मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कॉल सेंटर्स हैं वो सारे के सारे हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के MNCs के कॉल सेंटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हमारे इंडिया में सेटअप है। अब ये तो उसके गुड इम्पैक्ट हो गए। अब हम कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में, कुछ बैड इम्पैक्ट्स के बारे में। बैड इम्पैक्ट्स क्या क्या थे? तो बैड इम्पैक्ट्स थे कि हमारे यहाँ के जो स्मॉल यूनिट्स थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो ख़त्म हो गई। और आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर करीबन 20 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड हो गई, क्योंकि 20 मिलियन अप्रॉक्स हमारी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में ही लग रही थी। दूसरा कि एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ की ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लॉइट करती, यानी कि वो अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जो रोज़गार देती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत लंबे घंटे काम करने देती है। साथ में उनकी अनसर्टेनिटी रहती है कि जिस दिन उनका मन करे उस दिन वो
हटा देती हैं और जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं लेबर से रिलेटेड जो इंडिया ने बना रखे हैं उनको वो फॉलो नहीं करती हैं। तो ये सारे इसके बैड इम्पैक्ट्स थे। वापस से सुन लेना, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, एम्प्लॉयमेंट में अनसर्टेनिटी हो गई, जो एम्प्लॉयमेंट के रूल रेगुलेशंस जो कंट्री फॉलो करवाती है वो लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा ये इसके बैड इम्पैक्ट है और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वापस से आपको बता देती हूँ एमएनसीज कंपनी का वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे होता है, WTO का वर्क क्या है और साथ में लिबरलाइजेशन का क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। थैंक यू। और इसमें बोर्ड के अंदर इसमें से सबसे ज़्यादा और 100% इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।